सभी साथियों को नमस्कार। अ, जो ग्राम पंचायत सदस्य उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में, उनको भी विशेष रूप से अ, आज आपके प्रशिक्षण का तीसरा दिन है और तीसरा दिन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहा, विशेष करके अपनी योजनाएं बनाने के। ग्राम पंचायत विकास योजना कैसे बनती है और उसके लिए संसाधन कैसे जुटाए जाते हैं, कौन कौन से संसाधन आते हैं और कौन से स्थानीय स्तर पर संसाधन जुटाए जा सकते हैं, कैसे जुटाए जा सकते हैं, इस बारे में आप लोगों ने सुना। जो सवाल आप लोगों की तरफ से आए हैं, उन सवालों को भी मैं देख रहा था अभी। उसमें बहुत सवाल जो आपने किए हैं बहुत केंद्रित है, मतलब उस विषय पर केंद्रित है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो सवाल हमारे सामने है, जो आपने भेजा है, जो देखने को मिल रहा है, तो इन्हीं बिंदुओं पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। हमारे बीच में श्री दिनेंद्र शर्मा जी हैं। शर्मा जी, जैसा कि मैंने कल भी चर्चा की थी आपके साथ, कि शर्मा जी इससे पहले जिला पंचायत राज अधिकारी रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, और एक लंबा अनुभव है उनको पंचायतों के लिए काम करने में, पंचायतों के साथ काम करने में। और विशेष करके जिला पंचायत राज अधिकारी होने के नाते उसका जो संवैधानिक पक्ष है, उसका जो कानूनी पक्ष है, उसी प्रक्रिया में वो काम करते रहे हैं, तो उसकी काफी गहरी जानकारी रखते हैं। और तमाम तरह की जो दिक्कतें आती रही हैं काम करते हुए, उन सब से वो रूबरू होते रहे हैं जिला पंचायत राज अधिकारी के रूप में। सेवानिवृत्त होने के बाद वो समाज के काम में लगे रहे, और इधर पिछले 1 साल से वो तीसरी सरकार अभियान के साथ भी बहुत गंभीरता के साथ जुड़े हैं इस अभियान के साथ। और इस प्रशिक्षण में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी शुरुआती दौर से ही, तो वो हमारे बीच में है। मैं शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि शर्मा जी के पास भी वो सवाल है, उनमें से कुछ सवालों के जो उनको उचित लगता है वो उसका जवाब, उसके बारे में बताएं। लोगों की जो शंकाएं हैं, लोगों के जो सवाल हैं, उसका समाधान दें। शर्मा जी। नमस्कार। आज के सत्र में सभी उपस्थित हमारे वरिष्ठ सहयोगी और प्रतिभागियों का स्वागत है। प्रश्न जो आपके हैं विषय से संबंधित है, प्राण सर जी ये बात उल्लेखित कर चुके हैं, और जिन चीजों को आप पूछना चाह रहे थे उनमें से कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो इस वीडियो को जो आज दिए गए थे इनको भी दोबारा देखेंगे तो उसमें भी आ रहा है, और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आगे हम लोग चर्चा करते रहेंगे। फिर भी अभी कुछ प्रश्न जो सतही तौर पर हैं सामने, इनमें जैसे एक प्रश्न था कि 14वां वित्त क्या है, 15वां वित्त क्या है। तो कदाचित कुछ प्रतिभागी इस 14वां 15वां का भेद नहीं समझ पाए। वास्तव में एक वित्त आयोग बनाया जाने लगा शुरू से ही, जब से हम लोग पंचवर्षीय योजना बना रहे थे, और वो सिफारिश करती थी, और उस सिफारिश में कुछ बिंदु होते थे स्पेसिफिक। उसके लिए केंद्र सरकार जो पूरे देश से पैसा पाती है, उस पैसे में से कुछ हिस्सा राज्यों को बांट देती है और कुछ खास काम के लिए देती है। तो 14वें और 15वें में अंतर केवल इतना हुआ, एक वॉल्यूम के हिसाब से अगर कहें तो 42% कहा गया था कि 14वें में देंगे, 15वें में आके वो 41% हो गया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो पैसा कम हो गया, पैसा तो ज्यादा है, लेकिन 1% जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र के लिए अलग से कर दिया गया। और ये भी आप जाने कि केवल पंचायतों के लिए वो पैसा नहीं आता। 15वें वित्त आयोग के संस्तुति पर अकेली ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत यही संस्था नहीं है, इसके अलावा बहुत से लोग हैं। तो हमारे पास जो पैसा आता है
और एक अंतर 14वें और 15वें में ये भी है कि 14वें वित्त आयोग का पैसा क्षेत्र पंचायतों को नहीं गया और 15वें वित्त आयोग में पुनः क्षेत्र पंचायतों को जाने लगा। दूसरा ये था कि 14वें वित्त आयोग में रख रखाव और मरम्मत के कामों पर अधिक बल था। मैं पंचायती राज की बात कर रहा हूं। रख रखाव और मरम्मत के कामों पर अधिक बल दिया गया था और उसके लिए धनराशि मात्राकृत की जाती थी, जो अभी भी आपको जिक्र में आ रहा है कि टाइट फंड और अनटाइट फंड, इस तरह से। लेकिन इस 15वें में क्या हुआ कि यहां पर पेयजल और स्वच्छता सुविधाएं, इनके संवर्धन के लिए, रख रखाव के लिए पैसे की धन व्यवस्था की गई है। बाकी हमारे लिए 15वें वित्त आयोग के पैसे से कोई प्रतिबंध नहीं है और केवल जो टाइट फंड है वो इसी बात पर लागू होता है। ये मोटा मोटा अंतर था 14वें और 15वें का। दूसरी बात, प्रश्न ये भी आया था इसी विषय पर कि लिखने में प्रश्न तो मिस्टर जावेद हबीब जी का है कि 14वें वित्त आयोग से जो धनराशि आई है उसको खर्च करने में अगर प्रधान कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो बात अब 14वें वित्त की रही ही नहीं। आपका 21-22 से पैसा जो भी आ रहा है ये सब का सब हमारे पास 15वें वित्त का पैसा है। तो जो भी इस कार्यकाल में पैसा मिला है ये सारा का सारा पैसा 15वें वित्त आयोग का है। और प्रधान विकास नहीं करते हैं तो क्या करना होगा, चाहे 15वां वित्त आयोग है चाहे राज्य वित्त आयोग का पैसा है, दोनों ही धनराशि आपके गांव में कुछ निश्चित मदों पर ही खर्च की जा सकती है। वो मदें और वो काम, प्रोजेक्ट, क्या क्या कार्य आप सेलेक्ट करते हैं, ये सारा का सारा आपके जीपीडीपी यानी ग्राम पंचायत की वार्षिक विकास योजना जो बनाते हैं उसमें निश्चित होती है और उसकी स्वीकृति भी आप ही देते हैं। आपका मतलब अंतिम स्वीकृति उसकी आपकी ग्राम सभा देती है। तो केवल उन्हीं मदों पर वो पैसा खर्च होगा, उसके अलावा कहीं खर्च होना ही नहीं है। और विकास में खर्च नहीं करेंगे तो पैसा आपके पास रखा रहेगा और कोई अनियमितता हो रही है तो उसके लिए अलग उपाय है। लेकिन ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि प्रधान जी खर्च किसी अपने मन मर्जी के काम पर कर लेंगे। काम, जब पैसा हम निकालते हैं, ये भी एक प्रश्न है आगे कि पैसा कौन निकालता है। तो प्रधान और आपके ग्राम पंचायत के सचिव, ये दोनों लोग मिलकर पैसा निकालते हैं। दोनों के हस्ताक्षर से निकलेगा, दोनों में से कोई एक चाहे तो नहीं निकाल सकता। लेकिन जब पैसा निकालने का प्रोसेस शुरू करते हैं तो उसमें कुछ ऐसी चीजें मांगी जाती हैं, इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, जो इनको फीड करना होता है। बिना उसके फीड किए पैसा निकाल नहीं सकते। और उसमें ये भी बातें हैं कि वो पैसा किस मद का निकल रहा है, केंद्र वाला निकाल रहे हैं कि राज्य वाला निकाल रहे हैं, कहाँ खर्च करना है, वो कौन सी स्वीकृत योजना है, किस काम पर खर्च हो रहा है, पेमेंट किसको जा रहा है, कितना जा रहा है। तो ये बातें अपने आप में बाध्यकारी हैं कि मनमर्जी से कोई धनराशि खर्च नहीं की जा सकती। एक 14वें वित्त के द्वारा सालाना लगभग कितना पैसा मिलता है। पैसा मिलने में कुछ और भी प्रश्न थे। जो भी धनराशि मिलती है इसके राज्य को जो बंटवारा होता है, जब केंद्र राज्य को देती है तो राज्य को देने के लिए अलग अलग तरह के बंटवारे हैं। लेकिन जब हमारे प्रदेश में पैसा आया और प्रदेश के बाद गांव को मिलेगा जो पैसा, वो हमारी जनसंख्या और जनसंख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति की जनसंख्या, इन दोनों को वेटेज देके धनराशि का वितरण होता है। और उस धनराशि के बंटवारे में किसी भी स्तर पर कोई भी व्यक्ति अपनी मन मर्जी से उस रकम को घटा या बढ़ा नहीं सकता है। वो एक निश्चित फार्मूला है और उसी हिसाब से पैसा
केंद्र से जो आया है या जो राज्य का है, दोनों ही पैसे पहले राज्य के पास आता है, राज्य के द्वारा फिर वो जिले को ट्रांसफर होता है, और वो एक फार्मूले पर ही होता है, और वहीं से पैसा डिफाइन करके आता है किस किस ब्लॉक के लिए कुल कितना पैसा जा रहा है, क्योंकि सारा डाटा वहां भी पहले से मौजूद है। और उसी डाटा के हिसाब से जिले से प्रत्येक ग्राम पंचायत के खातों में पैसा ट्रांसफर होता है। कुछ प्रश्न इसमें मीटिंग से संबंधित भी हैं, और कि किस तरह से ग्राम पंचायत की बैठक बुलाएं, नहीं बुला रहे हैं तो क्या करें, बाजार के पैसे उगाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इनमें से कुछ बातें कल भी हो चुकी थी। ग्राम पंचायत की बैठकों के लिए मैं थोड़ा सा आज कहना चाहूंगा, आपको स्थिति स्पष्ट हो जाए, और ग्राम सभा के लिए भी। दोनों ही बैठक के लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम और इसके अंतर्गत बने हुए नियम और उसको स्पष्ट करने के लिए कुछ शासनादेश मौजूद हैं। ग्राम सभा की साल में कम से कम 2 बैठक, और ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह बैठक का प्राविधान है। इस प्रावधान के अनुसार बैठकें होती रहें, सब काम ठीक होता रहे, तब तक ना आपको चिंता होगी, ना आप प्रश्न करेंगे। लेकिन प्रश्न आने का मतलब यह है कि इसमें कुछ दिक्कत महसूस की गई है, तो यही सोचकर मैं इसका जवाब ये देना चाह रहा हूं कि बैठकें नियमित बुलाने के लिए आप क्या कर सकते हैं एक सदस्य की हैसियत से। साथियों, जब हम ग्राम पंचायत के सदस्य हैं और हमारी बैठक ग्राम पंचायत के निमित्त नहीं हो रही है, या हमारे इच्छित विषय उसमें सम्मिलित नहीं किए गए हैं, या जो हम जानकारी चाहते हैं, प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग फोरम पर पूछ रहे हैं, सीधे प्रधान से मिलकर बात कर रहे हैं, या अपने सचिव से पूछ रहे हैं और वो लोग टाल रहे हैं, इस तरह की स्थिति जब आती है तो आप लोगों की चिंता बढ़ती है। और इन बातों के लिए प्रारंभ से ही हमारी व्यवस्था में बातें हैं कि किस तरह से आपकी जानकारी मिले, कैसे आपके प्रस्ताव सम्मिलित हों, कैसे आपके प्रश्नों के उत्तर मिले। तो इसको मैं स्पष्ट कर दूं कि आप जो भी प्रश्न जानना चाहते हैं या कोई भी प्रस्ताव अपना सम्मिलित करना चाहते हैं बैठक में, तो आपको प्रधान के लिए एक लिखित पत्र देना होगा कि आप आगामी बैठक में क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं या क्या प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। यह पत्र आपका प्रधान के पास पहुंच जाएगा, या आप अपने ग्राम पंचायत अधिकारी जो आपके सचिव हैं उन्हें भी प्राप्त करा सकते हैं, लेकिन दोनों ही स्थिति में संबोधित प्रधान को ही किया जाएगा। इसमें आप जो कुछ लिखे रहेंगे वह विषय आपके पंचायत से संबंधित होना चाहिए। कुछ इसमें लिमिटेशन हैं, किसी वर्ग विशेष या किसी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। तो सीधी सीधी इसका फार्मूला, बहुत सी ज्यादा बातें लिखी हैं, लेकिन एक अपने दिमाग में ये बात रखें कि आप सीधे सीधे पंचायत के कार्यक्षेत्र के बारे में बात करना चाह रहे हैं, और वो प्रश्न जब आप देंगे तो उसका उत्तर तैयार करने के लिए कुछ समय की जरूरत होती है, और इसीलिए इसमें ये व्यवस्था है कि कम से कम 10 दिन का समय मिलना चाहिए। तो जो आपका प्रश्न होगा उसका वो उत्तर देंगे, और उस प्रश्न पर उत्तर नहीं देंगे, पहले आपको प्रश्न प्रस्तुत करने की इजाजत मिलेगी। बैठक में आप अपना प्रश्न रखेंगे और उस समय आप अपने प्रश्न को थोड़ा विस्तार से बताएंगे, और उसका जवाब मिलेगा। जवाब आने के बाद भी आप उस पर बोल सकते हैं, और आपके अन्य जो सदस्य वहां मौजूद हैं बैठक में, वो लोग भी उस पर बात कर सकते हैं। और इस तरह से जैसे आप टेलीविजन पर आप देखते होंगे संसद या विधानसभा की कार्रवाई में कैसे प्रश्नोत्तर काल चलता है, बिल्कुल वही रूपरेखा यहां भी है। अगर
कोई सार्वजनिक महत्व का मुद्दा है, मैंने आपसे कहा था कि 1 महीने में 1 बार बैठक है, लेकिन आपको लग रहा है कि जो बैठक हो गई उसके बाद कोई और अर्जेंसी आ गई और एक विशेष मुद्दा है, इस पर भी बैठक होनी चाहिए, पुनः होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अनिवार्यता ये की गई है कि कम से कम 1/3 सदस्य ऐसा मांग करें, तभी ऐसी बैठक बुलाई जाएगी। अकेले एक आदमी के कहने पर बैठक नहीं होगी। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें हैं जिनको हमारी जानकारी में होना जरूरी है, और जब आप इन बातों को, बारीकियों को समझे रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको सही जानकारी मिलेगी। और ये भी है कि जो भी जानकारी वो देंगे ये सब लिखा जाएगा, कि मुंह से कोई बोल दे और कान से हम सुन लें, ऐसा नहीं है। सब चीज प्रोसीडिंग में रिकॉर्ड की जाएगी, लिखत में। तात्पर्य यह है कि वो जबानी कुछ भी बात इधर उधर की कह के बच नहीं सकते। जो कुछ बात होगी वहां लिखी जाएगी। और ये जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि आप जानते रहें कि हाँ, मैंने जो पूछा है वो भी दर्ज हो इसमें, और जो वो बता रहे हैं वो भी दर्ज हो, तभी उसकी एथेंटिसिटी रहेगी। कुछ लोगों को ये भी संशय है कि प्रधान जी जब चाहेंगे हमें कमेटी से हटा देंगे, किसी पदाधिकारी को हटा देंगे, कौन अपनी मनमर्जी के लोगों को रख लेंगे। इस तरह की भी बात है आपके प्रश्नों में। तो इसके लिए मैं बता दूं कि पंचायत ने समिति बनाई। पंचायत का मतलब, हम ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ग्राम पंचायत, जैसे आपकी समिति है इसी तरह से क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में भी समिति है। इसीलिए मैंने स्पष्ट किया कि पंचायत का मतलब आपकी पंचायत। तो आपके ग्राम पंचायत के सभी सदस्य और प्रधान, सब लोग एक साथ बैठ के अपनी ग्राम पंचायत की समितियों का गठन किए थे और उसके सदस्य चुने थे, उसके प्रधान चुने थे। यह भी एक प्रकार का निर्वाचन है। इस निर्वाचन में जो भी चुन लिया गया, जो समिति बन गई, अब उसमें से प्रधान की मर्जी नहीं है कि वो जिसको चाहे वो रहे और जिसको चाहे वो ना रहे, वो अकेले किसी को हटा दे। हटाने की व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? कोई व्यक्ति स्वयं त्याग पत्र दे दे, ऐसा कोई प्रश्न आया नहीं है। प्रश्न आपका यह है कि क्या प्रधान हटा सकता है? जवाब यह है कि बिल्कुल नहीं हटा सकते प्रधान। किसी भी सदस्य को उसके पद से, समिति में जो जिस भी समिति में है कोई भी सदस्य, उसे केवल केवल और केवल इसी आशय से बुलाई गई बैठक में 2/3 से कम नहीं, यानी पूरा 2/3 सदस्य चाहेंगे तब उसे समिति से हटाया जा सकता है। और इसमें कैलकुलेशन जो किया जाएगा, जैसे कि जो उपस्थित हैं और 1/3 भी चाहते हैं कि नहीं ये अब व्यक्ति रहे, तो नहीं हटेगा। सारी बातें वहां भी लिखित में होगी। और इसलिए ऐसा आसान विषय नहीं है कि किसी को भी जब चाहे जब कोई हटा दे। जब भी कोई हटाया जाएगा, किसी भी तरह की रिक्ति होगी, फिर भी वही सदस्यों से ही पूर्ति की जाएगी। तो जब सदस्यों से ही पूर्ति होनी है तो किसी सदस्य को हटा देने का कोई औचित्य बनता भी नहीं है। जानकारी आपके पास पर्याप्त होनी चाहिए, इस तरह से कोई भ्रम नहीं फैला सकता है। एक प्रश्न और था कि बाजार में पैसे उगाए जाते हैं और प्रधान जी ले लेते हैं। ये प्रश्न किसने किया, क्या इसका विस्तार है, इस पर मैं नहीं जाना चाह रहा हूं। लेकिन मैं जानकारी के लिए ये बता दूं कि ग्राम पंचायतों को हाट, पैठ, मेला, बाजार लगाने, नियंत्रित करने का अधिकार नियमों में मौजूद है, आज भी है। लेकिन एक्ट में बहुत सी बातें होती हैं, नियमावली में होती हैं, और मौके पर वो नहीं मिलती। जैसे आपको सदस्य के रूप में भत्ते दिए जा सकते हैं, ऐसा प्रावधान एक्ट में है, मौजूद है, पहले से है।
लेकिन अब तक नहीं मिल रहा था, अभी अभी घोषणा हुई है। यहां भी एक बात देखिए कि निश्चित मानदेय जो मासिक मिलता है प्रधान को, वो सदस्यों के लिए नहीं है। तो सदस्यों के लिए केवल भत्ते दिए जा सकते थे, वो बैठक के नाम पर भत्ता देना अब सरकार ने मंजूर किया, जबकि नियमों में पहले से था। तो ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि आप आसानी से दोनों को तुलना कर लेंगे। जब हम बात करते हैं कि नियम में अगर है तो हम क्यों नहीं अपने गांव के बाजार लगा सके, तो केवल आपके तय करने से बहुत सारी विसंगतियां हो जाती हैं और कोर्ट में बहुत से मामले गए। क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत अधिनियम में भी यही व्यवस्था है, ग्राम पंचायत अधिनियम में भी यही व्यवस्था है। दोनों में इतने ज्यादा विरोध हुए कि लास्ट में सरकार को यह करना पड़ा कोर्ट के निर्देश पर, कि ग्राम पंचायतों को मना कर दिया गया कि आप अपने स्तर से किसी भी हाट का, किसी भी बाजार का नीलामी नहीं करेंगे। और नीलामी जब करते हैं तभी पैसे की उगाही होती है। यहां प्रश्न ये आया था कि प्रधान जी पैसे लेके जेब में रख ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह एक गैर कानूनी कृत्य है, पद का दुरुपयोग है, अनियमितता है। और इसके इस तरह के कृत्य के लिए प्रधानों का हटाया जाना नियमावली एग्जिस्ट कर रही है, और उसके अंतर्गत जो व्यवस्था है उसी के अनुसार शिकायत करने पर प्रधान के विरुद्ध कार्रवाई संभव है। सामान्य रूप से शिकायत करने पर भी ये बात सामने आएगी, और सामाजिक रूप से भी, कानूनी रूप से भी उन्हें भी समझ में आएगा, शायद वो पीछे हट जाए। लेकिन अगर ठोस कदम उठाना है तो प्रधानों का हटाया जाना जांच नियमावली के अंतर्गत ही इस पर कार्रवाई संभव है, जिसे आप लोग सामान्य भाषा में शपथ पत्र पर प्रधान के विरुद्ध शिकायत जिलाधिकारी को देते हैं। ये वो प्रक्रिया हुई। तो मैंने प्रयास किया कि अधिकांश प्रश्नों का उत्तर दे दूं, और अनुमति लेने की भी बात थी कि मेले बाजार आदि लगवाने की अनुमति कैसे ली जाए। तो जब भी इस अनुमति में अगर पैसे की इन्वॉल्व हो जाता है कि आप अनुमति बाजार लगवाएंगे और पैसा लेंगे, तो वहां पर नियमावली की जरूरत पड़ेगी। नियमावली का मतलब आपको अपनी गांव पंचायत के लिए एक नियमावली बनानी पड़ेगी, अपने पैठ के लिए, अपने बाजार के लिए, अपने मेले के लिए। वो पूरे प्रदेश के लिए या पूरे जिले के लिए जो नियमावली है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। इसे उपनियम कहते हैं। तो उपनियम, बायलाज सुना होगा आप लोगों ने, बायलाज प्रचलित शब्द है, उपनियम कहने में जरा आसान सा नहीं लगता। तो जो उपनियम आप बनाते हैं उसके लिए भी प्रक्रिया है, और आपका जो भी उपनियम बनेगा वो निर्धारित अधिकारी से स्वीकृति मिलेगी, और स्वीकृति के बाद ही वो प्रभावी होगा। और यहां ये जान लें कि आपकी उपनियमावलियों को स्वीकृत करने का अधिकार जिला पंचायत में निहित है। और कुछ बाजार और मेले जो साल में 2 बार लगते हैं या 2 बार से अधिक लगते हैं, इस तरह से क्लासिफिकेशन है राज्य स्तर से, और उन्होंने पहले से ही बहुत सारे मेले को राज्य में निहित कर रखा है, और कुछ का अधिकार लोकल बॉडी को दिया हुआ है। तो जब आप अपने गांव के लिए, जिसका भी प्रश्न है वो अपने पर जब आगे बढ़ेगा, तो उसे ये जानकारी मिलेगी कि आप ऐसा कर पा रहे हैं कि नहीं। लेकिन इसमें गतिरोध यही है, व्यवस्था आज के तारीख में मौजूदा व्यवस्था जो है, आपके पास सरकारी निर्देश जो है वो सिर्फ इतने तक सीमित हैं कि अगर इस प्रकार का कोई आयोजन होता है तो नागरिक सुविधाएं देना स्थानीय सरकार का दायित्व है। यानी वहां पर जन सुविधा, पानी पीने की सुविधा, उठने बैठने की सुविधा, साफ सफाई, शौचालय, मूत्रालय, इस तरह की सुविधा देना और उसका रखरखाव करना आपका सदैव कर्तव्य रहा है।
और उसके लिए जो धनराशि आपके पास उपलब्ध है उस वो खर्च करने की व्यवस्था है। लेकिन अगर आप उससे आय का स्रोत बनाना चाहते हैं या कोई और बड़े पैमाने पर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही आगे बढ़ना होगा। एक और बात कही है एक सदस्य ने कि प्रधान हमारे मीटिंग में आना ही नहीं चाहते। हमें प्रधान को मीटिंग के लिए कोई लिखित प्रार्थना पत्र की बात बता दिया मैंने, लेकिन जो ये बात कही गई है कि एक ही बार मीटिंग हुई, हमारे साथ कई सदस्य हैं और प्रधान हमारी मीटिंग में आना नहीं चाहते, थोड़ा लग रहा है कि हम समझ नहीं पाए आपके प्रश्न को या आप ठीक से उसको विस्तार से बता नहीं पाए। मजबूरी भी है कि संक्षेप में लिखना था प्रश्न। भाई मीटिंग तो बुलाई ही प्रधान ने है एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार, तो वो हमारी मीटिंग का मतलब आपकी और प्रधान की सबकी मीटिंग है। तो जब प्रधान ही बुला रहे हैं, वो खुद नहीं आ रहे हैं, तो क्या होगा? मैं इस आशय को समझते हुए आपको जवाब दूंगा, सभी लोग इस जवाब को समझ लें कि एक बार जो बैठक बुलाई गई वो प्रधान के न आने से स्थगित नहीं होगी। यह एक कारण नहीं दिया जा सकता कि प्रधान जी नहीं आ रहे हैं इसलिए बैठक नहीं होगी। नहीं, वो बैठक प्रधान जी की नहीं थी, वो बैठक ग्राम पंचायत की थी। तो ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई गई है तो बैठक होगी। अध्यक्षता प्रधान जी स्वयं करेंगे तब जब वहां वो मौजूद हैं। अगर वो वहां मौजूद नहीं है तो उन्हें एक अधिकार मिला था कि वो किसी सदस्य को नामित कर सकते थे। इसका इस्तेमाल अगर वो किए हों तो जिस सदस्य को नामित किए हों वो सदस्य अध्यक्षता करेगा। और अगर वो एडीओ पंचायत को सूचना दे के गए हों कि मैं इस कारण से इतने दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, आप आवश्यक कार्रवाई करिए, ऐसी स्थिति में एडीओ पंचायत को अधिकार था कि आप में से किसी सदस्य को नामित करते हैं। अगर ये दोनों बातों में से कोई बात नहीं है तो आपके सामने विकल्प है कि बैठक होगी और आप सदस्य जो वहां मौजूद हैं उन्हीं सदस्यों में से आपसी सहमति से आप किसी को उस बैठक का अध्यक्ष निर्धारित कर लेंगे। इसे आप ऐसे समझिए कि लोकसभा की बैठक हो रही है, लोकसभा अध्यक्ष नहीं है, राज्यसभा की बैठक हो रही है, राज्यसभा अध्यक्ष मौजूद नहीं है, तो आसन खाली नहीं रहता। सभापति के आसन पर सदस्यों में से किसी वरिष्ठ सदस्य को वो सभापति का आसन दिया जाता है और कार्यवाही पूरी चलती है। बिल्कुल इसी प्रक्रिया पर आपकी बैठक है और उनकी मन मर्जी से कि वो नहीं आए और चले गए इसलिए बैठक स्थगित हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सचिव भी इस नियम को ठीक से जानने के अभाव में या लापरवाही के कारण या प्रधान से ज्यादा दोस्ती निभाने के इरादे से बैठक स्थगित करते हैं। इस स्थिति में बैठक स्थगित नहीं होना चाहिए और इस तरह की कोई बात है तो इसको आप आगे तक उठाइए ताकि भविष्य में ऐसा करने की उनकी हिम्मत न हो। सीएसआर के बारे में पूछा गया था। मैं सीएसआर का जवाब और नाबार्ड का जवाब आदरणीय प्राण सर के लिए छोड़ दे रहा हूं, लेकिन इसके अपने स्तर से मैं जवाब के रूप में केवल ये कहूंगा कि जितनी धनराशि हमारे यहाँ उपलब्ध है, जो सरकार ने दिया है, पहली प्राथमिकता हमारी ये हो कि हम उसको ही नियमानुसार जनहित में नई सोच से खर्च कर लें और स्रोत बड़े बड़े उपलब्ध हैं लेकिन बड़े प्रोजेक्ट के लिए। आपके पास बड़े प्रोजेक्ट है कौन सा, पहले आप उसका प्रोजेक्ट बनाएंगे तब वो बात आगे बढ़ेगी। और सीएसआर में भी कुछ लिमिटेशन है कि वो किस विषय पर खर्च करेंगे। तो आप किसी से जबरदस्ती सीआर का पैसा नहीं ले सकते, आप एक मांग करेंगे। तो मांग पहले आप अपने ही प्रदेश से, अपने ही सरकार से, अपने ही जिले से कर लीजिए। आपके पास सरकारी तौर पर भी अन्य मद उपलब्ध हैं। जैसे मैं उदाहरण दूं
कि अगर आप सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पर आपके गांव में कोई प्रोजेक्ट लग रहा है तो निश्चित बात है कि जो आपके पास धनराशि उपलब्ध है उससे ये काम नहीं होगा। कम्युनिटी प्रोजेक्ट जब लगेगा ऐसा तो वो काम इस वार्षिक पैसा जो आपके पास आ रहा है उससे नहीं होगा। लेकिन ऐसे काम के लिए राज्य के पास जो पैसा उपलब्ध है आपके जिले में उपलब्ध है, जिले की कमेटी ही मंजूर करेगी। आप जब प्रोजेक्ट आपका बनेगा तो वहां से पैसा मिलेगा। इसी तरह से ड्रिंकिंग वाटर का है, अब पानी की टंकी है तो वहां पर सारा पैसा आप नहीं देते हैं, सरकार अलग से उसको कर रही है। ये जरूर ध्यान रहे कि उसका रख रखाव और मरम्मत अंततोगत्वा आपके समाज को ही दिया जाएगा। आपका समाज का मतलब लोकल बॉडी, आपकी गांव पंचायत, तीसरी सरकार, कतई और जन सहभागिता। जनता ही, जो लोग उपभोक्ता हैं वही उस काम को कर रहे हैं, वही चला रहे हैं, अपने लिए चला रहे हैं, अपने पैसों से चला रहे हैं। आज जो पैसा आपको मिला हुआ है पंचायत के पास, वो पैसा भी आप ही का पैसा है। एक कुआं की बात भी आई थी कि हमारे यहाँ एक कुआं है, मरम्मत नहीं कराना चाह रहे हैं। जितनी भी, ये प्रश्न मैंने इसलिए लिया कि केवल बात कुएं की नहीं है, जो भी सार्वजनिक संपत्ति है, कुआं के मामले में भी ये देखना होगा कुआं किसका है। अगर वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, सार्वजनिक संपत्ति सबका रख रखाव ग्राम पंचायत को करना है, हर हालत में करना है। आपका काम सिर्फ ये है कि उसको पॉइंट आउट करना है कि भाई ये भी शामिल किया जाए, उसको वो छोड़ नहीं सकते। रख रखाव के काम के लिए पैसा मात्राकृत है, राज्य का जो पैसा है उसमें से सभी सार्वजनिक संपत्तियों का रख रखाव किए जाने की व्यवस्था है, उसको वंचित नहीं किया जा सकता। केवल ये जानकारी जोड़ दूं कि अभी तक जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं इस साल मार्च तक, इसके लिए सारा का सारा जीपीडीपी पिछले पंचायत ने बना रखा है, जो आपके लोग चुन के आए हैं। इससे पहले वाले जो पदाधिकारी थे, जो भूतपूर्व हो चुके, अब उनके समय में योजना बनी थी, और आप लोग जो योजना बना रहे हैं वो अगले साल के लिए कब से हो प्रभावी होगी? अप्रैल से प्रभावी होगी। और ये योजना बनाने का काम का अंतिम महीना है ये जनवरी। जनवरी तक हमको अगले साल की योजना बना लेनी थी, और ज्यादातर गांवों में योजना बन चुकी है। मानता हूं, ऐसा ही सुनने में आ रहा है, ऐसा ही अनुभव अब तक का है कि सबकी भागीदारी जैसी होनी चाहिए, जो इसके लिए दिशा निर्देश हैं उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। अपने ढंग से लोग योजनाएं बना ले रहे हैं, लेकिन जो जानकारी आपको दी जा रही है वो अब काम आएगी, और आप सही मायने में आगे के समय के लिए जो योजना बनवाएंगे, और जो योजना पहले से चली आ रही है, जो पुराने पैसे बचे हैं वो भी, और जो आगे पैसे आएंगे वो भी, उन सब के लिए आप लोग काम अच्छा कर पाएंगे। मेरा नंबर कल के ग्रुप में दे दिया गया था, आज भी मैडम से अनुरोध है कि डाल दें फिर से। किसी बहुत भी को बहुत अगर बहुत किसी धन्यवाद। खास बिंदु पर अगर कोई जरूरत होगी तो हम यहाँ पर जो वार्ता कर रहे हैं ये एक सामान्य वार्ता है सबके लिए। व्यक्ति विशेष को जो सलाह की जरूरत होगी वो अलग से मिल जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वार्ता को स्थगित करता हूं, और सादर आप लोग का पुनः अभिनंदन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। बहुत बढ़िया, आपने तकनीकी तरीके से जो जो बिंदु थे उसको आपने स्पष्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मित्रों, शर्मा जी ने तो लगभग सारे सवालों के उत्तर आपको दे दिए हैं। बस उसमें से कुछ थोड़ी बहुत चीजें, एक आध जो मैं देख रहा था आपके चैट बॉक्स में, जो कुछ सवाल अभी अभी आए हैं, और विशेष करके दो सज्जन ने, एक तो सोनू जी ने और दूसरे अमर सिंह ने, इनके बड़े, सोनू ने तो बड़ा लंबा पूरा लेख लिखा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सोनू जी काफी सजगता के साथ इस चीज को लिख रहे हैं। तो उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद है इस बात के लिए। तो मैं आपको
एक तो ये था कि यहाँ से रितु शर्मा है शामली से, उन्होंने एक सुझाव दिया था रितु शर्मा जी ने, और वो सुझाव ये था रितु शर्मा जी का कि 15वें वित्त आयोग के बारे में बाका वो अलग से एक परिचर्चा रखी जानी चाहिए। जो 15वां वित्त आयोग है इसके लिए अलग से एक परिचर्चा रखी जानी चाहिए। तो रितु जी का सुझाव बहुत अच्छा है, और निश्चित रूप से जैसा कि चूंकि जब हम 15वां वित्त आयोग कहते हैं तो उसकी जानकारी तो दिया कि भारत का वित्त आयोग है, और इस समय 15वां वित्त आयोग की रिपोर्ट आई है। इसका मतलब पहले 14 वित्त आयोग बन चुके हैं। 5-5 साल पर बनते हैं तो आप जोड़ सकते हैं, 15-25 75 साल हो रहे हैं आजादी के, तो 15वां वित्त आयोग पूरा हो चुका है। ठीक इसी तरह उत्तर प्रदेश में है, यहाँ भी पांचों राज्य का 5वां वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट दे चुका है। अब छठा वित्त आयोग जो है वो बनाया गया है, आगे वो अपनी रिपोर्ट देगा। क्योंकि यहाँ तो 25 साल हो रहे हैं लगभग पंचायती राज को लागू हुए। तो इस तरह ये जो वित्त आयोग होते हैं ये 5-5 साल पे बनाए जाते हैं, और ये इसी बात की रिपोर्ट देते हैं कि जो राजस्व आता है, जो भारत का वित्त आयोग है, भारत के स्तर पर जो राजस्व आता है उसका बंटवारा होता है। अब 3 भागों में बढ़ता है, केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, और जिसको हम कहते हैं पंचायत सरकार और नगर पालिका सरकार, सेल्फ गवर्नमेंट, उसमें बढ़ता है। राज्य का जो वित्त आयोग है वो जो संस्तुतियां करता है वो करता है कि क्या कितने प्रतिशत अपने राजस्व का वो ग्राम पंचायतों और नगर पंचायतों को, नगर पालिकाओं को दिया जाना चाहिए। तो ये जो जिसको हम कहते हैं 15वां वित्त आयोग, वो एक पार्ट है। वास्तव में आपको समझना है ग्राम पंचायत विकास योजना को, और उसके लिए अलग से प्रशिक्षण की बात की गई है कि आपका जो सेकंड फेज का प्रशिक्षण होगा वो ग्राम पंचायत विकास योजना पर फोकस होगा कि कैसे आप गांव का प्लानिंग प्लानिंग कैसे आप कर सकते हैं, पार्टिसिपेटरी प्लानिंग कैसे हो सकती है, इस पर विशेष रूप से वो फोकस किया जाएगा। और जब वो फोकस होगा तो स्वाभाविक है, ये वित्त आयोग क्या है, वित्त आयोग से किस तरह पैसा आता है, जो आया है उसका आवंटन किस तरह से हुआ है, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, और निश्चित रूप से इसके लिए अलग से प्रशिक्षण भी किया जाएगा, और आप लोगों के बीच में परिचर्चाएं भी रखी जा सकती हैं। दूसरा एक सवाल और आया था, राजेश शर्मा ने किया था कि ये जो 29 सब्जेक्ट हैं, ये जो विषय हैं, इन विषयों को कैसे ठीक से इन विषयों को लेकर के पंचायत के कामकाज को कैसे चलाया जा सकता है। बहुत बढ़िया सवाल है, और निश्चित रूप से इसके जो तौर तरीके हैं, मैंने एक चीज का और ध्यान रखिए कि ग्राम पंचायत जो है वो सिर्फ अधिनियम और नियमावली से ही नहीं चलेगी। क्योंकि यहाँ मैंने कई बार, शायद आपसे चर्चा नहीं हुई लेकिन ये चर्चा कई बार मैं करता आया हूँ, कि ये जो गांव की सरकार है, इस गांव की सरकार के चलाने का तरीका और दिल्ली और लखनऊ की सरकार के चलाने के तरीके में अंतर है। दिल्ली और लखनऊ की सरकार तो पूरी तरह से कानून पर चलती है, संविधान के नियम और उस पर चलेगी, लेकिन गांव की सरकार कानून पर भी चलेगी, और कानून के साथ जो वहाँ के आपसी परंपराएं, आपसी रिश्ते हैं और समाज है, जिसको आप कह लीजिए समाज, तो सिर्फ राज्य के कानून से नहीं, समाज के साथ भी चलेगी वो। और इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि यहाँ पर समाज खुद बैठा हुआ है, जो मालिक है देश का मालिक देश के नागरिक है ना। तो पंचायत सरकार में तो नागरिक खुद बैठा हुआ है ग्राम सभा के प्लेटफॉर्म पर, उस गांव का वयस्क नागरिक बैठा हुआ है, वही निर्णय ले रहा है। तो पंचायती राज के पीछे की जो मंशा है, गांधी से लेकर के राजीव गांधी तक, ये मंशा यही थी कि पंचायती राज जब आएगा तो सिर्फ वो कानून से नहीं चलेगा, कानून उसको एक दिशा देगा, कानून एक उसकी बाउंड्री बनाएगा, लेकिन इसके बावजूद वहां की क्या जरूरतें हैं, वहां की क्या है, उसके लिए गांव समाज जब बैठता है तो अपने तरीके से ले, लेकिन कोई भी निर्णय जो है वो संविधान के विरुद्ध नहीं होना चाहिए।
कोई भी निर्णय विधि सम्मत होना चाहिए। हर नियम जो विधि सम्मत होगा, कानून सम्मत होगा। लेकिन सिर्फ कानून की किताबों में पंचायत के लिए जो लिखा गया है उतना ही नहीं, उससे भी उसकी सीमाएं बढ़ जाती हैं। और समाज कर ही रहा है ना। आप ये बताइए, आप अपने गांव में, गांव का पूरा जीवन जो चलता है वो किसी कानून से चलता है क्या? कानून का तो एक हिस्सा है ना कि जहां गड़बड़ होगा वहां कानून आएगा। लेकिन गांव समाज का जो चलता है पूरा, किसी भी व्यक्ति के परिवार का जो पूरा जीवन चलता है, पूरे गांव का जो जीवन चलता है, वो अपने सामाजिक आधार पर भी बहुत चलता है। 80% अभी भी चलता है। तो इसीलिए वहां सिर्फ कानून की बात नहीं है, गांव बैठ करके बहुत सारी चीजें इसीलिए तय करता है आपस में बैठ करके। तो पंचायत का जो दायरा है वो सामाजिक दायरा भी है और वो व्यापक होता है। तो इसीलिए कि इसको बहुत, जब जिस दिन धीरे धीरे हम जब समझेंगे चीजों को, तब ये चीजें समझ में आएंगी कि पंचायत कितने व्यापक क्षेत्र में होती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है कि यहाँ पर जो सामाजिक पंचायत का फार्मूला है वो सहमत के आधार का फार्मूला है। वहां पर हाथ उठाकर बहुमत के आधार पर चीजें नहीं तय होती, वो तो कानून में तय होती है, संविधान के आधार पर जितना चलता है वो तय होती है। लेकिन जो संस्कृति के हिसाब से चलता है, कल्चर के हिसाब से चलता है, अपने सामाजिक मान्यताओं के हिसाब से चलता है, वहां पर सर्वसहमति हो। जब ये सहमति पूरा गांव करता है कि नहीं ठीक है, ये चीज सही है, ऐसे हो जाएगा, फिर तो कोई झगड़ा ही नहीं रह जाता ना। कानून तो तब आता है जब झगड़ा होता है। अगर समाज में झगड़ा ना हुआ होता, समाज के लोग आपस में झगड़े ना किए होते, तो राज्य की जरूरत ही नहीं थी, कानून की जरूरत ही नहीं पड़ती। कानून हमेशा बना थोड़ा था, समाज तो अपनी व्यवस्थाओं से चल रहा था। जब झगड़े हो गए, फसाद हो गए, लोग लड़ने लगे, तब जाकर के राज्य की स्थापना हुई और कानून बनाए गए। ठीक उसी तरह जैसे एक बीमार आदमी, आदमी जब बीमार हो जाता है तब उसको दवा की जरूरत पड़ती है, और अगर बीमार नहीं, वो स्वस्थ है, तो खाली पोषक तत्व लेता है जो उसके अपने आसपास और अपने परिश्रम से पैदा होता है। दवाइयां तो कोई और पैदा करता है। ठीक उसी तरह कानून जो है वो दवा है। समाज या गांव जब रोगी हुआ तब उसके लिए दवा की जरूरत पड़ी, अन्यथा उसकी जरूरत ही नहीं थी मित्रों। तो इसीलिए जैसे जैसे हम अपने गांव समाज को समृद्ध कर सकेंगे, गांव समाज को समझदार बना सकेंगे, गांव समाज ज्यादा जिम्मेदार बन सकेगा, आपसी सहमति बन सकेगी, विभेद कम हो सकेंगे, वैसे वैसे ही इस सारी व्यवस्थाओं के अर्थ खत्म होने लगेंगे। इसलिए कहते थे कि गांधी जी कहते थे, आज तो गांधी जी का 30 जनवरी है ना, शहादत का दिन है आज तो। गांधी जी कि आज के ही दिन 5:17 पर गांधी जी की हत्या हुई थी। और गांधी जी तो इसलिए कहते थे ना कि वो सरकार सबसे अच्छी है जो जनता के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करे, अर्थात लोग अपना जीवन खुद चलाए, सरकार की जरूरत कम से कम पड़े। तो पंचायत भी जो सरकार है, तो सरकार के रूप में पंचायत की भी जरूरत एक दिन कम से कम पड़े। और अंत में गांव और ग्राम सभा, ग्राम सभा सरकार वो है, पूरे गांव के जो वयस्क नागरिक हैं उनकी सभा है। वो एक समाज का वही गांव समाज है। वो जिस दिन अपने गांव को चलाने लग जाएगा, उस दिन सही पंचायती राज सही अर्थों में तभी आता है। तो इसीलिए पंचायत कैसे ठीक से चलाई जाए, कैसे ग्राम पंचायत ठीक से चलाई जाए अपने कामकाज में, इसमें ये सारी चीजें शामिल होती हैं, जिसपे कभी समय आएगा तो आपके साथ विस्तार से इसको प्रशिक्षण का हिस्सा बनाया जा सकता है मित्रों। ग्राम पंचायत में साधन कैसे हम जुटाएं अपने, मेरे ख्याल से आज का वीडियो तो मुख्य रूप से उस पर था। देखिए अभी कल जब आप वार्ड सभा की बात करेंगे कि वार्ड सभा के स्तर पर अपनी योजना कैसे बनाई जा सकती है, वार्ड सभा, वार्ड विकास योजना कैसे बनती है, तो उसमें भी स्थानीय संसाधनों की चर्चा होगी। और एक बार इस वीडियो को, जो आज लोकल संसाधनों की पहचान का वीडियो था, उसको एक बार फिर देखिएगा, तो इसका अर्थ आपको निकल आएगा। जो चीजें उसमें आया था कि क्या चुनाव के कारण या चुनाव की आचार संहिता लगी हो, ऐसे में ग्राम पंचायत की नियमित बैठक नहीं हो सकती? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, बैठक तो ग्राम पंचायत करेगी उससे नहीं। हर महीने ग्राम पंचायत की बैठक, अभी क्या लगा है तो मंत्रिमंडल की बैठक नहीं हो रही है क्या?
हाँ, कोई जैसे मंत्रिमंडल भी या सरकारें भी, सरकार अपने काम कर रही है, सरकार की समितियां बैठ रही है, सरकार के मंत्रिमंडल बैठ रहा है, वैसे ग्राम पंचायत भी बैठेगी। आप कोई नई चीज नहीं कर सकते, जिस पर कल बताया था कि जिससे लोगों को भ्रमित किया जाए, लोगों को प्रलोभन दिया जाए, ऐसी चीजें नहीं कर सकते। वो आचार संहिता आपको उस काम के लिए रोकती है। दूसरा, मैंने कहा था सोनू जी के बहुत सारे सवाल थे, लेकिन वो समझ में नहीं आता, कभी कभी सवाल को बड़ा उलट पलट हो जाता है। सोनू जी, थोड़ा सा मानस साफ करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सवालों में से कुछ दूसरे तरह की, जैसे कहते हैं ना, वो लक्षण दिखाई पड़ते हैं। जैसे आपने कहा था कि जब योजना हम बनाने जाते हैं, या योजना जो बनती है, तो एक तो पंचायत सदस्य भी होते हैं और विपक्षी दल भी होता है। ये गांव में कहाँ से आपने विपक्षी दल बना लिया? जरा इस मानसिकता से थोड़ा सा निकलना पड़ेगा। गांव में कोई मतलब पंचायत में कोई विपक्षी दल नहीं होता भाई। गांव की जो ग्राम सभा है, उसको आप पक्ष और विपक्ष में बांट करके इस तरह से चलाएंगे तो सारा गांव बर्बाद हो जाएगा। अभी तो इस पक्ष विपक्ष में देश में बर्बादी होती है, तो गांव तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन गांव में यही होने लगेगा तब तो देर नहीं लगेगी। ठीक है। और इतने सारे गांव और हर गांव में विपक्ष खड़ा हो जाएगा, राजनीतिक दल खड़े, तब तो फिर गया, पूरा का पूरा देश चला जाएगा। इसलिए इसको बचाइए, ये मानसिकता से भी बचिए और इससे उभरिए, और देखिए कि गांव में कैसे बेहतर चीजें, और ये थोड़ा सा मानस को बदलने की आवश्यकता है। सदस्य के साइन के बिना पैसा कैसे निकाल लेते हैं सोनू जी? ये नहीं, क्योंकि पैसा निकालने में सदस्य की तो साइन की आवश्यकता नहीं होती ना। पता नहीं आपके सवाल का क्या मतलब था। साइन तो वो होता है, लेकिन इसको दूसरी तरह से, और आप समितियों के सदस्य कहते हैं, वास्तव में वो ग्राम पंचायत का सदस्य कहिए ना। समिति के सदस्य को पैसे के लेन देन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ग्राम पंचायत के सदस्य को मतलब है। जब आप ग्राम पंचायत के सदस्य की हैसियत से सोचेंगे, तो जैसा कि शर्मा जी बता रहे थे ना, कि एक योजना बनती है जो ग्राम सभा बनाती है, उस योजना के हिसाब से फिर तय हो जाता है कि क्या क्या काम होना है। उस काम के एवज में फिर पैसा आता है, और जब बजट आता है, तो उस बजट आने के बाद ग्राम पंचायत की इसी बात के लिए मीटिंग होती है कि उसमें ये होता है, भाई ये पैसा आया है, सब सदस्यों के सामने रखा जाता है, और ये कहा जाता है अब इस काम को किया जाना है, इसमें पूरा वो, और उसमें फिर प्रस्ताव भी पास हो जाता है, उसी के साथ होना चाहिए। बिना इसीलिए हर महीने ग्राम पंचायत बैठती है कि दो काम करने के लिए। पहला ये कि पिछला कितना काम हुआ है, उसको एक तरह से उसकी वो करना, उसको पढ़ के बताया जाए कि ये काम महीने भर में हुआ। जब बैठक हो रही है, दो चीजें, कि पिछली बैठक में जो तय हुआ था उसके हिसाब से कितना काम हुआ, क्या क्या हुआ, और उसको पर फिर एक बार से उसको पुष्टि की जाती है। ये नियम होता है सब जगह। उसके बाद फिर ये होता है कि आगे क्या क्या काम होना है, और उस काम के लिए क्या क्या फंड है, कौन फंड आया है, कहाँ किस होगा, ये सब कार्यवाही में लिखा जाता है। तो कार्यवाही में लिखा जाता है और सब सदस्य के सामने होता है, और सदस्य उस कार्यवाही पे साइन करता है। तो सदस्य की कार्यवाही पर जब साइन हो जाती है, तो एक तरह से सदस्य की स्वीकृति हो गई उस पर, और उसकी स्वीकृति के बाद फिर पैसा वैसा निकल करके इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये इसका प्रोसेस है, इसका तरीका है। लेकिन ये कि कहना कि समिति को बिना पूछे कैसे, समिति के बिना सदस्य के हस्ताक्षर से कैसे पैसा निकाल लिया उन्होंने, तो थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन है, भ्रम है ना। और इस भ्रम से आपको उबरना होगा, क्योंकि जब ऐसे ही सवाल, ऐसी ही चीजें, प्रशिक्षण इसीलिए दिया जा रहा है ना, कि ये जो तकनीकी गलतियां हो रही है ना, हमारे बोलने में, हमारे लिखने में, हमें अपने को प्रस्तुत करने में, सवाल उठाने में, तो ये तकनीकी गलतियों से सदस्य बच सके। और जब वो तार्किक तरीके से, सही तरीके से चीजों को रखेगा, तो उसके रखने के तौर तरीके से, रखने के उसके कंटेंट से, उसका जो तथ्य होगा उसके आधार पर, फिर उसका वजन बहुत बढ़ जाता है। सामने वाले को भी लगता है कि ये बहुत सोच समझ के आता है। जैसे अभी अमर सिंह ने एक सवाल पूछा है, मैं इसलिए भी कह रहा हूं ना कि सवाल का सिर्फ उत्तर नहीं देना चाह रहा हूं, आपको वो तौर तरीके भी बताने की कोशिश हो रही है कि आप अपने प्रश्नों को कैसे रखेंगे। किसी के सामने प्रश्न रखते हैं तो बहुत सोच समझ के रखना चाहिए। अब जैसे अमर सिंह का है कि 2300 रुपया जो आता है,
वो जो 14वें वित्त आयोग के समय मैंने बातचीत में कहा था कि 2300 लगभग 2300 रुपए है, उसका जिक्र किया है, वो मतदाता सूची के आधार पर आता है या ग्राम पंचायत सूची के आधार पर आता है? तो ये तो बड़ा, मतदाता सूची तो समझ में आ रहा है कि मतदाताओं के आधार पर आता है, लेकिन दूसरा कि ग्राम पंचायत सूची के आधार पे आता है क्या? तो ग्राम पंचायत सूची क्या हुआ मतलब? दूसरा ये था कि वो जनसंख्या के आधार पर आता है क्या? मतलब वो मतदाताओं की संख्या के आधार पर आता है या जनसंख्या, गांव की जो सामान्य जनसंख्या है उसके आधार पर आता है? सवाल ये होना चाहिए था। लेकिन जब हम सवाल पूछ रहे हैं तो लिख रहे हैं कि मतदाता सूची के आधार पर आता है या ग्राम पंचायत की सूची के आधार पर आता है। तो सामने वाले को जब ये सवाल देंगे तो वो समझ जाएगा कि ये सवाल पूछने वाले को अभी बेसिक चीजों का ही गड़बड़ हो गया है, तो फिर इसे सवाल का उत्तर क्या समझेगा ये? इसीलिए आप लोगों से निवेदन ये है कि इस प्रशिक्षण को बहुत जब आप गहराई और मनोयोग से ले लेंगे तो देखेंगे कि एक एक शब्द यहाँ जो प्रयोग किया जाता है या जो वीडियो में शब्द प्रयोग किए गए हैं वो बहुत नपे तुले शब्द होते हैं, मतलब वो बिल्कुल सही शब्द होते हैं। तो उसको जरा ध्यान से सुनने का वो और भी समझें। नहीं, मोटी मोटी चीज तो समझ लेते हैं लेकिन उसकी अभिव्यक्ति का, उसको प्रस्तुत करने का तरीका, उसको ये करना फिर गड़बड़ा जाता है। तो उससे क्या होता है कि हमारी गंभीरता, हम फिर लगता है कि अभी हम बहुत कम चीजों को समझे हैं और तब ऐसे बिना समझे ही हम सवालों को पूछ रहे हैं। ये कुछ चीजें थी जो आपके चैट बॉक्स में भी थी और उसमें भी थी, तो वो मैंने कहा ये चीजें भी ले ली जाएं। और बहुत अच्छा रहा, आपके सवाल लगातार जिस तरह से आ रहे हैं और अभी तो मुझे बताया गया कि जो आप सर्टिफिकेट के लिए अपने नाम दे रहे हैं वो भी बड़ी संख्या में सब लोग आ रहे हैं। ये प्रमाण है कि आप में बड़ी सजगता है और व्हाट्सएप को आप सही तरीके से देख रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आपकी उपस्थिति दर्ज हो रही है, तो आप उसको सीरियसली ले रहे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपसे। बहुत सारे सवाल आपके थे और मेरे ख्याल से उन सारे सवालों के जवाब आपको मिले। सची जी, अगर इन लोगों को ओपन मंच देना चाहती हैं कि ये लोग कुछ सीधे सवाल पूछ सकें तो सची जी।